गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश पुर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पुर के क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स नो कि हम लोग 12th क्लास जो 100 मार्क्स का इंग्लिश पढ़ना है बिहार बोर्ड में, प्रोज में, ये आपका नेक्स्ट प्रोज है, नेक्स्ट प्रोज है, जिसका जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, जिसके राइटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। फ्रेंड्स, यहीं से भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन है, तब मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने बहुत सारा क्लास भी इसके प्रीवियस क्लास में मैंने दिया हुआ है, बहुत सारा पोएम मैंने पढ़ाया है और प्रोज भी पढ़ाया है, सबका सब लिंक मैंने दे दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देखिए और आपको एक एक क्लास मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हैं और उसका समरी भी बताएं। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन चलेगा चैप्टर का और इसके बाद आगे भी हम कुछ चैप्टर बताएंगे और लाइन बाई लाइन इसका हिंदी बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लिखा हुआ है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म जो है 1929 में हुई थी और इनकी डेथ, इनकी असैसिनेशन, इनकी हत्या 1968 में हुई थी। बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। ओके फ्रेंड्स, यह एक बैप्टिस्ट मंत्री थे प्रशिक्षण के द्वारा। ओके, बिकम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर, है ना। बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे ट्रेनिंग के द्वारा, लेकिन क्या है, अपने करियर के प्रारंभ में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गए, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गए। और आगे क्या है, लीडिंग मोंटगोमरी बस बाइकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। ओके फ्रेंड्स, और क्या है कि और मोंटगोमरी बस बाइकॉट का नेतृत्व किया और दक्षिणी एशियाई नेतृत्व सम्मेलन को खोजने में मदद की। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस, इनकी जो फिलॉसफी थी वो अहिंसा की थी। रेसिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, और यही कारण है कि पूरी दुनिया में अपने तरफ आकर्षित किया अपने नॉन वायलेंस के कारण। यहाँ एक लाइन मैंने छोड़ दिया, इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, यह गांधी जी से बहुत प्रभावित है। यही कारण है कि इन्होंने अहिंसा को स्वीकार किया और इनकी फिलॉसफी थी। यही कारण है कि पूरी दुनिया में इनकी क्या हुआ, ध्यान आकर्षित करे, पूरी दुनिया के ध्यान आकर्षित करे। इन 1964, 1964 की बात है, किंग बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। दुनिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वह सन कब कौन था, 1964, आपको ध्यान रखना है। क्यों नोबेल प्राइज मिला था, आगे लिखा है, फॉर हिज इफोर्ट टू इंड सेग्रीगेशन, उनके प्रयास नस्लीय भेदभाव और जातीय भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, है ना, इस प्रयास के लिए उनको जो है 1964 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत कम उम्र में जो है नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने अपने प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ओके फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा और अन्य अहिंसक तरीकों से अलगाव, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तरीकों से और भी अनेक तरीके थे जो इनको मदद किया क्या करने के लिए, उस नोबेल पुरस्कार तक पहुंचाने के लिए। किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस, टेनेसी। किंग की हत्या हो गई 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस, टेनेसी, एक अमेरिका की जगह है। किंग्स इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव, इनकी किताबें जो लिखी गई है इसमें दिया हुआ है प्यार की ताकत, स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, नेक्स्ट बुक है। इसके बाद है मोंटगोमरी स्टोरी, व्हाई वी कांट वेट एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर। ओके फ्रेंड्स, क्यूस और कम्युनिटी, ये जो बुक्स आप देख रहे हैं ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है जो दुनिया में बहुत सारा नाम और शोहरत कमाई है। एक बात आपको ध्यान देना होगा कि जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है येलो कलर से, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इस चीज़ को नोट्स बनाते चलेंगे और एक एक करके लाइन को ध्यान देते चलेंगे। देखिए लिखा हुआ है, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच he delivered on a step of the Lincoln Memorial in Washington DC on 28 अगस्त 1963। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो वाशिंगटन डीसी में अब्राहम लिंकन के मेमोरियल में दी गई थी। कब, 28 अगस्त 1963 को, मतलब 1963 को
वाशिंगटन डीसी में अब्राहम लिंकन के मेमोरियल में दी गई थी। हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा एज ए डेवलप स्टेट। यहाँ इस स्पीच में वह बात करते हैं उस सपने की जो दिखाना चाहते हैं, जो अमेरिका का एक स्टेट है अल्बामा, उसको डेवलप देखना चाहते हैं, उसको विकसित देखना चाहते हैं, फ्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक्स। यह देखना चाहते हैं कि हमारा जो अल्बामा स्टेट है वह गोरे लोगों और ब्लैक लोगों से बिल्कुल जातीय और नस्लीय भेदभाव से क्या हो, मुक्त हो और वह फ्री हो। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट in rising public consciousness for civil rights and movement and the established King as one of the greatest orator in America history। और यही कारण है कि यह स्पीच का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ा, इतना ज़्यादा असर हुआ कि पूरी दुनिया में चारों तरफ कंससनेस हुई, मतलब समझदारी और सोचने समझने की सलाहियत बढ़ी अपने अधिकार को लेकर, सिविल राइट्स मूवमेंट को लेकर। और यही कारण है कि यह स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका के इतिहास में एक बहुत बड़ा वक्ता के रूप में क्या कर दिया, इनका नाम दर्ज करा दिया। ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री का मतलब होता है अमेरिका के इतिहास में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को एक बहुत बड़े वक्ता के रूप में याद किया गया और आज पूरी दुनिया में याद की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन रहा। अब आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में लिखा हुआ स्पीच देते हैं। आप स्पीच समझ गए कि आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो वाशिंगटन डीसी में अब्राहम लिंकन के याद में दी गई है और 28 अगस्त 1963 की बात है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस स्पीच में स्पेशली उस स्टेट की बात करते हैं जो स्टेट पिछड़ा हुआ है और पिछड़ने के साथ साथ जो जातीय और नस्लीय भेदभाव में जकड़ा हुआ है उसको फ्री देखना चाहते हैं और उस स्टेट को और थोड़ा डेवलप देखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तब आइए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है 5 स्कोर ईयर एगो। इस 5 का मतलब 5, स्कोर का मतलब 20, माने 100। 5 इंटू 20 इट मीन्स कि 100 ईयर्स एगो। इसका मतलब हुआ कि 5 स्कोर पहले की बात है, माने 100 वर्ष पहले की बात है। ओके फ्रेंड्स, अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन, इन हुज सिम्बॉलिक साइड वी स्टैंड, जिसके छत्र छाया में आज हम लोग खड़े हैं। स्पीच की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हो रही है कि 100 वर्ष पहले की बात है ना, 100 वर्ष पहले की बात है। आज इसी धरती पर एक महान अमेरिकन जिसके छत्र छाया में हम लोग खड़े हैं, साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, एक महत्वपूर्ण मुक्ति पत्र पर उन्होंने घोषणा किया था। इमेंसिपेशन, अब प्रोक्लेमेशन का मतलब घोषणा करना, इमेंसिपेशन का मतलब मुक्ति पत्र पर घोषणा किया था, है ना फ्रेंड्स। क्या किया था? मुक्ति पत्र पर घोषणा किया था, हस्ताक्षर किया था। क्या? दिस मोमेंटस डिग्री केम एज ए ग्रेट बिकॉन, यह महत्वपूर्ण क्षण, एक महान निर्णय, यह महत्वपूर्ण निर्णय एक महान बीकन के रूप में आया। एक मोमेंटस डिग्री का मतलब होता है निर्णय, और एक महान निर्णय हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन लेकर आया था। क्या लेकर आया था? आइए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं उस चैप्टर। लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लैब्स हु हैड बीन सर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ वाइदरिंग इनजस्टिस, इट बिकम एज अ जॉयस डेब्रेक इन द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि एक कैद की लंबी रात को समाप्त करने के लिए एक खुशी का दिन था। एक बहुत लंबी रात को समाप्त करने के बाद यह एक खुशी का दिन था। बट 100 ईयर लेटर, लेकिन 100 वर्ष की बात, है ना, 100 वर्ष की बात, मतलब उस घोषणा को हुए, उस बात के हुए 1 वर्ष बीत गया। 100 वर्ष के बाद वी मस्ट फैक्ट, लिखा हुआ है, we must fact the tragic fact that the Negro is still not free. 100 year later, the life of Negro is still sadly scripted by the manacles of segregation and chains of discrimination। आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि 100 वर्ष बीत गया,
लेकिन हमें इस बात का सामना करना पड़ेगा कि निग्रो अभी भी लोगों गुलामी के लिए आशा की रोशनी नहीं है, जिन्हें मुक्ति कराने के लिए लपटों में झोंक दिया गया था। 100 वर्ष बाद निग्रो का जीवन अभी भी अलगाव और भेदभाव की जंजीरों से भरा हुआ है। अलगाव और भेद, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अलगाव, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव से जकड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं? 100 year later, the Negro lives on lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 वर्ष बीत गया है ना। 100 वर्ष बाद निग्रो भौतिक समृद्धि के एक विशाल महासागर के बीच गरीबी के एक अकेले द्वीप पर रहता है। आपको ध्यान देना है, गरीबी के एक अकेले द्वीप पर रहता है। 100 year later, ये याद दिला रहा है अपने भाषण में कि 100 वर्ष बीत गया। निग्रो इज स्टिल लिंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड, सो वी हैव कम हेयर टुडे ड्रामाटाइज अपीलिंग कंडीशन। आपको ध्यान देना है कि 100 वर्ष बीत गया, निग्रो अभी भी अमेरिकी समाज के आकाओं में सुस्त है और खुद को अपनी ही भूमि में निर्वासित महसूस कर रहा है। इसलिए हम आज एक भयावह स्थिति का नाटक करने के लिए आए हैं। समझ रहे ना? आज हम एक भयावह स्थिति का नाटक करने के लिए क्या हुए हैं फ्रेंड्स? आए हुए हैं। इट इज ओबियस टुडे दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन this promissory note in so far as her citizen of color are concerned. Instead of honoring the sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, which has come to come back market influence, insufficient funds. आप इस लाइन को एक एक करके देखिए कि 100 वर्ष बाद की बात है। इसलिए आज हम क्या करने आए हैं? एक नाटक करने के लिए आए। आज यह स्पष्ट है कि अमेरिका ने इस वचन पत्र पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने रंग के नागरिकों की कल्पना की गई। इस पवित्र दायित्व का सम्मान करने के बजाय अमेरिका ने अपने निगरों को एक बुरा चेक दिया है, ओके फ्रेंड्स। जो अपर्याप्त धन के रूप में वापस आया है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो अपर्याप्त धन के रूप में क्या आया है? इनसफिशिएंट फंड्स का मतलब जो अपर्याप्त धन के रूप में वापस आया है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। ओके, लेकिन हम यह मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक दिवालिया हो गया है, मतलब इसमें न्याय नहीं। We refuse to believe that there are insufficient funds in the great values of opportunity of nation. So we have come to cash this check. Okay friends? कि इनकार करते हुए राष्ट्र के अवसर के महान विकास में अपर्याप्त है, इसलिए हम इस चेक को कैश करने आए। इस चेक को क्या करने आए हैं? कैश करने आए। कि न्याय का बैंक क्या हो गया है? दिवालिया हो गया है। हम यह मानने से इनकार करते हैं कि राष्ट्र के अवसर के महान विकास में अपर्याप्त धन है, इसलिए हम इस चेक को कैश करने आए हैं, मतलब कैश में लेने आए हैं। और कैश के रूप में क्या है? रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। अ चेक डैट विल गिव अस अपॉन द डिमांड। यह एक ऐसा चेक होगा जो हमें स्वतंत्रता की दौलत और न्याय की सुरक्षा की मांग करेगा। ध्यान देना है, चेक तो चाहिए, लेकिन मुझे कैसा चेक चाहिए? अ चेक डैट विल गिव अस अपॉन डिमांड अ रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। मुझे ऐसा चेक चाहिए जो क्या हो? हमें स्वतंत्रता की दौलत और न्याय की सुरक्षा की मांग करेगा। We have also come to this hollow spit to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to
engage in the luxury of cooling off or to take tranquilizing drug और ग्रेडुअलिज्म लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब हम भी अमेरिका की इस भयावह स्थिति की याद दिलाने के लिए इस पवित्र स्थान पर आए हैं। यह कोई समय नहीं है कि आप कूलिंग की विलासित में लिप्त हो जाएं या धीरे धीरे शांत हो जाए। ओके फ्रेंड्स, या धीरे धीरे शांत हो जाए। नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम डार्क एंड desolate valley of segregation to sunlight path of a racial justice. Now is the time to lift our nation from quicksands of racial injustice to the social rock of brotherhood. ओके फ्रेंड्स, कि धीरे धीरे हम क्या हो जाएं, बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लिप्त हो जाएं। अब अलगाव के अंधेरे और उजाड़ घाटी से उठने का समय है, नस्लीय न्याय के धूप के रास्ते तक। अब समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्र को नस्लीय अन्याय के तेज से भाईचारों की ठोस चट्टान तक उठाएं। यह राष्ट्र के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो इस तरह से बातें हो रही। आइए हम लोग नेक्स्ट। इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro. This sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखा हुआ है, यह राष्ट्र के लिए घातक होगा कि वह तत्कालिकता को नज़रअंदाज करे और निगरों के दृढ़ संकल्प को नज़रअंदाज करे। निगरों के वैध असंतोष की यह प्रचंड गर्मी तब तक नहीं गुजरेगी जब तक स्वतंत्रता और समानता का एक उत्साहजनक शरद ऋतु न हो जाए। इक्वालिटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी माने स्वतंत्रता और समानता का एक शरद ऋतु ना हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट लिखा हुआ है 1963 इज नॉट एन एंड। 1963 का एंड नहीं हुआ है, यह याद दिलाता है, बट अ बिगनिंग, लेकिन यह स्टार्टिंग है। दोज हु होप दैट निग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ ए स्टीम एंड विल नाउ बी content will have a rude awakening if nation return to business as usual। ध्यान देना है, क्या कह रहा है कि आगे कहता है राइटर कि 1960 का अंत नहीं हुआ है, लेकिन एक शुरुआत है। जो लोग उम्मीद करते हैं कि निगरों को भाप से उड़ाने की ज़रूरत है और अब संतोष होगा कि यह राष्ट्र समान रूप से व्यापार में लौटता है, तो एक अजीब जागृति होगी। क्या होगी, रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल, समान व्यापार में लौटता है तो यह एक अजीब क्या होगी, जागृति होगी, है ना। निग्रो इज ग्रीटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, द वायर्ड विंड्स of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright days of justice emerge। ध्यान देना है कि निगरों को अपने नागरिकता के अधिकार प्राप्त करना है। क्या करना है, निगरों को अपने नागरिकता का अधिकार प्राप्त करना है। ओके फ्रेंड्स, और ये भी ध्यान देना है कि न्याय के उज्जवल दिन के उभरने तक विद्रोह के भंवर हमारे राष्ट्र की नींव को हिलाते रहेंगे। ओके, राष्ट्र के नींव को क्या करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, राष्ट्र के नींव को हिलाते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे अपने लोगों से कहना चाहिए। आगे कहता है, बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपुल हु स्टैंड ऑन द वार्म्स थ्रेशोल्ड। यहाँ से यहाँ तक लाइन है, विच लीड्स इनटू द place of justice। In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds।
एक इम्पॉर्टेंट बात मार्टिन लूथर कहता है कि कुछ ऐसा है जो मुझे अपने लोगों से कहना है, अवश्य कहना चाहिए, जो गर्म सीमा पर खड़े हैं, जो न्याय के महल में जाता है। अपनी सही जगह पाने की प्रक्रिया में हमें गलत कामों के लिए दोषी नहीं होनी चाहिए। गलत कामों की रॉन्गफुल डीड्स का मतलब हुआ गलत कामों की क्रिया में दोषी नहीं पाना चाहिए। यह कह रहा है कि अगर हमको अच्छा चीज़ चाहिए तो कोई ऐसा काम ना कर दे जिसे दोषी। आगे लिखता है कि लेट्स नॉट सीक टू सेटिस्फाइड आवर थ्रस्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड थ्रेटेड। बहुत बड़ी लाइन है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा कही जा रही है कि आइए हम घृणा के प्यालों से पीकर अपनी प्यास को आज़ादी के नीति से कोशिश ना करें। ओके, माने हमको आज़ादी चाहिए लेकिन घृणा की कप से अपनी प्यास को हम लोग नहीं बुझाएंगे, करवाहट की प्याला से हम लोग अपनी आज़ादी का प्यास नहीं बुझाएंगे। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर creative protest to degenerate into a physical violence. Again and again we must rise to majesty high of the meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which ingful the Negro community must। ध्यान देना है कि अपनी आज़ादी के प्यास को कड़वाहट की प्याले से नहीं बुझाना है। आगे कहता है कि हमें हमेशा अपने संघर्ष को गरिमा और अनुशासन के उच्च स्तर पर संचालित करना चाहिए और हमें अपने रचनात्मक विरोध को शारीरिक हिंसा में बदलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग अपने शारीरिक, क्या समझे, कह रहा है कि हम, मतलब यही कह रहा है कि हमें अपने रचनात्मक विरोध को शारीरिक हिंसा में बदलने। फिजिकल वायलेंस का मतलब हो गया कि शारीरिक हिंसा में बदलने की अनुमति नहीं देना चाहिए। बार बार हमें यह आत्म बल के साथ शारीरिक बल के मिलने की राजसी ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और आगे लास्ट लाइन में कहता है The marvelous new militancy which engulf the Negro community must। अद्भुत नई उग्रवादियों ने निग्रो समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। ओके, अब आइए हम लोग आगे के पैराग्राफ को देख लेते हैं। कह रहा था वी मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्टर्ब all white people, for many of our white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone। एक बहुत बड़ी बात बोल रहा है उस सभा में, कर अपने लोगों से कह रहा है कि हमारे सभी श्वेत लोगों के लिए, मतलब हम लोग सिर्फ अपनी जाति को लीड नहीं कर रहे हैं, हमारे कई श्वेत लोगों के लिए अविश्वास का नेतृत्व करने के लिए नहीं, जैसा कि आज यहाँ उनकी मौजूदगी से स्पष्ट है। उनकी प्रेजेंस का मतलब मौजूदगी। उन्हें एहसास हो गया है कि उनकी नियति हमारे भाग से जुड़ी हुई है। उनकी नियति क्या हुई है? डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी, कि उनकी नियति हमारे भाग से जुड़ी हुई है और उनकी स्वतंत्रता एक हद तक सीमित है। हमारी स्वतंत्रता के लिए हम अकेले नहीं चल सकते। उनकी भी स्वतंत्रता एक हद तक सीमित है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हम लोग अकेले नहीं चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, आज इतना ही रहने देते हैं, आगे क्लास में हम लोग पूरा फिनिश कर लेंगे लाइन बाय लाइन। आइए थोड़ा सा मैं आपको ट्रू और फॉल्स बता देता हूँ। लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग, अगर ट्रू रहेगा तो टी लिखेंगे और फॉल्स रहेगा तो एफ लिखेंगे। द होप ऑफ निग्रो पॉपुलेशन वर फुलफिल बाय द साइनिंग द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। मतलब जो घोषणा पत्र, मुक्ति पत्र पे जो घोषणा हुई थी, वह निग्रो परिवार की जो अधिकार दिए गए थे उनको फुलफिल हो गया है।
मतलब उनको सारे अधिकार मिल गए हैं, ऐसा कह रहा है। लेकिन यह गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, उनको नहीं मिला। अगर हो गया रहता तो आज फिर स्पीच की ज़रूरत ही नहीं रहती। बी में कह रहा है द कंडीशन ऑफ निग्रोज वाज अपेलिंग। सही बात है, यह अपेलिंग कंडीशन में आया है, तो आपका यह ट्रू हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। न्याय का जो बैंक है वह बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि वे लोग अन्यायी हैं। द ऑथर प्रीफर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ऑथर जो है रेशियल जातीय भेदभाव को ज़्यादा महत्व देता है, यह फॉल्स है। वो इस चीज़ को मतलब दूर रखना चाहता है। द नेशन कुड ओवरलुक निग्रो प्रॉब्लम्स। जो राष्ट्र है वो निगरों के परेशानी को बहुत बढ़िया से समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरलुक का मतलब होता है ओवरलुक, अंडरस्टिमेट, ये भी ट्रू है। ओवरलुक कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया है, सही बात है। जो राष्ट्र है निगरों के प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर दिया। ओवरलुक का मतलब नज़रअंदाज करना, तो आपका ऑप्शन जो ई है वह ट्रू है। ई जो है वो क्या है, ट्रू है। अब एफ देखते हैं द निग्रोज ऑफ अमेरिका हैड सिटीजनशिप राइट। जो अमेरिका के निग्रो हैं, हब्सी जाति के लोग हैं, उनको नागरिकता प्राप्त है, ये भी फॉल्स है। जी कह रहा है द ऑथर हेट्स द व्हाइट अमेरिकन। जो ऑथर है, जो राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वह व्हाइट ब्रदर्स को, अमेरिकन को नफरत करते हैं। गलत बात है, ये भी फॉल्स है, उनसे भी प्यार करता है। ठीक है ना। आगे लिखा है ही एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल। वह वकालत करता है। एडवोकेट्स का मतलब क्या होता है, वकालत करता है अहिंसात्मक संघर्ष को। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका ट्रू है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रू फॉल्स समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन का क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। सर, अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा बाबू, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और आगे क्लास ना भूलेंगे, क्योंकि आगे का मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।